स्वागत है आप सभी का प्रदेश प्राइम के दूसरे भारी हो हंगामे के साथ उत्तराखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज संपन्न हो गया और सदन को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। इससे पहले सत्र के आखिरी दिन खूब हंगामा हुआ। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही गैरसैंण का मुद्दा उठा और प्रश्नकाल में गौवंश का मुद्दा भी उठा और बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह जीना ने ही अपनी सरकार पर सवाल दाग दिए कि गौवंश की सुरक्षा को लेकर सरकार क्या कर रही है। बुलंदशहर की घटना को लेकर भी सदन में खूब हंगामा हुआ। इसके अलावा गन्ना किसानों के बकाया भुगतान, समर्थन मूल्य घोषित करने का मसला भी विपक्ष ने सदन में उठाया। तो कहां तो विधायक तैयारी नहीं है गैरसैंण जाने के लिए। उनका कहना है कि वह व्यवस्था ठीक नहीं, कभी तापमान का वहां पर हवाला दिया जा रहा है। बहरहाल इन सब के बीच एक बार फिर से गैरसैंण का मुद्दा जोर शोर से उठा। सरकार की तरफ से जवाब नहीं मिला तो विपक्ष ने सदन से वॉकआउट कर दिया। तो कुल मिलाकर एक बार फिर उस मसले पर कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने थे, जो दोनों ही कभी भी इस मसले को सुलझाने के लिए उत्साहित नजर नहीं आए। साल 2017 में त्रिवेंद्र सरकार ने शीतकालीन सत्र गैरसैंण में आयोजित किया और फिर बजट सत्र भी। लेकिन इस बार सरकार ने फिर सत्र देहरादून में ही आयोजित किया, क्योंकि कड़ाके की ठंड में गैरसैंण में व्यवस्था बनाना कड़ी चुनौती है। मगर देहरादून में सत्र के चौथे और आखिरी दिन गैरसैंण ने सियासी पारा गरमा दिया। सदन में नियम 58 के तहत गैरसैंण का मुद्दा उठा। सरकार से जवाब नहीं मिला तो विपक्ष ने सदन से वॉकआउट कर दिया। गैरसैंण के प्रति सरकार पूरी तरह से गंभीर है और जो हमारे मैनिफेस्टो में है, समय आने पर हम उस पर उचित निर्णय लेंगे। इसलिए कांग्रेस को बजाय इस सारे विषय को लेने के, बल्कि अपना जो उन्होंने पिछले 5 साल में नहीं किया उस पर पश्चाताप करने की आवश्यकता है। बीजेपी ने कांग्रेस को घेरा तो नेता प्रतिपक्ष ने बीजेपी सरकार और संगठन पर ही सवाल खड़े कर दिए। इंदिरा हृदयेश ने साफ आरोप लगाया कि बीजेपी की सरकार कुछ कहती है और संगठन कुछ और। ये तो अपना स्टैंड बताए कि स्थायी राजधानी किसे बना रहे हैं। उनके अध्यक्ष ने बयान दिया हम इसे ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाएंगे। उन्हीं के अध्यक्ष का बयान मैंने पढ़ा है, आप सबने भी पढ़ा होगा। अपना स्टैंड साफ करें। हम तो प्रतिपक्ष में बैठे हैं, वो सत्ता में है, सरकार में है। गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाने पर कांग्रेस ने बॉल अब पूरी तरह से सरकार के पाले में डाल दी है। अब सरकार को तय करना है कि वो गैरसैंण को राजधानी बनाना चाहती है या फिर हर बार की तरह सिर्फ एक मुद्दा। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए किशोर रावत के साथ दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। और सदन में आज बुलंदशहर घटना का जिक्र भी हुआ। उत्तराखंड विधानसभा में ये मामला उठा और गौवंश संरक्षण को लेकर भी मामला उठाया गया। बीजेपी के विधायक सुरेंद्र सिंह जीना ने अपनी ही सरकार को घेरते हुए सवाल पूछा कि आखिर गौवंश की रक्षा के लिए क्या कदम उठाए हैं सरकार ने। तो वहीं पशुपालन मंत्री ने यहाँ पर खुद को फंसता देखा और एक आर्या ने शहरी विकास मंत्री को जिम्मेदार ठहरा दिया। तो शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक ने विभागीय समन्वय की कमी को छिपाते हुए जो भी विभागीय स्तर पर कमियां हैं उन्हें जल्द दूर करने का भरोसा दिला दिया। बहरहाल इस मसले पर भी कोई ठोस जवाब नहीं दे पाई सरकार। तो मेरा मानना है कि हम गौ माता को जब हमने राष्ट्रमाता घोषित करने का जब प्रयास किया, संकल्प पारित का, बड़ी जिम्मेदारी के साथ किया, बड़े श्रद्धा के साथ में किया और वो करते हुए अपने आप को हम धन्य भी महसूस कर रहे हैं। और उसी जिम्मेदारी को महसूस करते हुए पहली बार मैंने जैसा उल्लेख किया 2012 से लेकर 2019 तक 18-19 को हम देखें तो निरंतर इसका बजट का जो आप ग्राफ देखेंगे कि पिछली सरकारों की क्या जिम्मेदारी थी और जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई और हमने जो है 2 करोड़ तक हम जो है गौ सदनों के लिए हम बजट लेके आए, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धता है। देखिए, जहाँ तक सवाल का उत्तर है, सवाल का उत्तर बिल्कुल स्पष्ट आया। लेकिन ये भावना जो हमारी होती है, भावना के अनुरूप अगर हम कुछ चाहते हैं तो सरकार के अपने संसाधन है, सरकार का अपना एक बजट है, उस बजट के अनुरूप काम करेंगे। लेकिन हमारी मंशा है, सरकार की मंशा है कि गाय को लेकर हम लोग पहले भी हमारे यहाँ कानून है, उसके बाद हम उसको इस विधानसभा से संकल्प पारित करके भारत सरकार में भेजा है। इसलिए उस पर गंभीरता के साथ सरकार निरंतर काम कर रही है। तो हंगामे के साथ आज विधानसभा का शीतकालीन सत्र खत्म हो गया। वहीं फिल्म केदारनाथ को लेकर बवाल शुरू हो चुका है। आज फिल्म रिलीज हो गई है देश के बाकी हिस्सों में, लेकिन उत्तराखंड के सिनेमाघरों में इस फिल्म को प्रदर्शित नहीं किया गया। फिल्म पर राज्य में प्रतिबंध लगा दिया गया है। सुबह तक हालांकि ऊहापोह की स्थिति बनी रही कि फिल्म को रिलीज करना है या फिर नहीं करना है, क्योंकि सरकार ने पहले ही ये जिम्मेदारी या फिर ये फैसला जिलाधिकारियों पर छोड़ दिया था कि हर जिले का अधिकारी अपने अपने वहां शहर के हालात देख ले, उसके बाद वो चाहे तो फिल्म को प्रदर्शित करे या फिर रोक लगाए। तो इसके
बाद जिन 7 जिलों में सिनेमा घर हैं वहां फिल्म के प्रदर्शन को रोक दिया गया। तो इसके बाद पूरे राज्य में कहीं भी आज ये फिल्म रिलीज नहीं हुई। तो जिलाधिकारियों पर ही यह जिम्मेदारी डाली गई थी कि वो अपने शहर के, अपने जिले की कानून व्यवस्था को देख लें। अगर उन्हें लगता है कि फिल्म के प्रदर्शन होने से वहां की कानून व्यवस्था पर कोई भी नकारात्मक असर नहीं पड़ेगा तो वो फिल्म प्रदर्शित कर सकते हैं। लेकिन जिस तरह का गुस्सा लोगों में है, उनका कहना है कि ये पवित्र धाम है, ये लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ धाम है और वहां जिस तरह का फिल्मांकन किया गया है वो उसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो किसी भी जिले में आज ये फिल्म रिलीज नहीं हुई। तो एक समिति का गठन किया गया था, लेकिन समिति ने ये सारी जिम्मेदारी जिलाधिकारियों पर डाल दी और मुख्यमंत्री ने खुद कहा था कि जो भी जिले के डीएम हैं वो खुद सोच लें, समझ लें, स्थिति को देख लें, उसके बाद ही फैसला लें। हमारा मानना है कि कोई भी उद्योग है, फिल्म भी एक उद्योग है और उसको हतोत्साहित नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन अगर कोई चीज़ें ऐसी आपत्तिजनक हैं जो हमारी परंपराओं को आघात पहुंचाती हैं या हमारे जो ऐसे धार्मिक स्थान हैं, सामाजिक मान्यताएं हैं, उनको कोई आघात पहुंचाता है तो जिलाधिकारी, क्योंकि भारत का संविधान में उसके लिए व्यवस्था है, उस पर जिलाधिकारी स्वयं के स्तर पर निर्णय ले सकते हैं। तो मुझे जानकारी मिली है कि हमारे जो जिलों के अधिकारी हैं, जिस तरह से का विरोध हुआ है राज्य में, कुछ जिलों ने तो विरोध हो रहा है कि राज्य के लोगों की आस्था का सवाल था, लोगों की भावनाओं का सवाल था और उसको ठेस पहुंचाई जा रही थी, इसलिए फिल्म पर रोक लगा दी गई है। लेकिन गंगा जो हम सब की, केवल उत्तराखंड की नहीं पूरे देश की आस्था का प्रश्न है, वो अपने ही घर में मैली हो रही है, लेकिन यहां इसकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। गंगा नदी के उद्गम के पहले शहर उत्तरकाशी में सड़क निर्माण कंपनी भारत कंस्ट्रक्शन भागीरथी नदी में नियम कानूनों का खुलकर मखौल उड़ा रही है। गंगोत्री हाईवे पर बड़ेथी के पास सड़क का मलबा सीधे नदी में डाला जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर पोकलैंड मशीन से नदी का सीना चीरा जा रहा है, जो साफ साफ कायदों का खुला उल्लंघन है। यही नहीं, मशीन से ही नदी को नहरों में तब्दील कर दिया गया है और हुक्मरान आंख मूंदे बैठे हैं। जिला प्रशासन पे भी कि आला अधिकारी इसी राष्ट्रीय राजमार्ग से दिन रात गुजर रहे हैं, लेकिन वो इन कार्यदायी जो कंपनियां इनके खिलाफ कोई उचित कार्रवाई नहीं कर रही है। ऑल वेदर रोड के निर्माण में खुलेआम सीनाजोरी हो रही है और इन बेलगाम कंपनियों को रोकने वाला कोई नहीं। आलम यह है कि कहां तो प्रधानमंत्री नमामि गंगे की बात करते हैं, तो वहीं अपने ही घर में गंगा की धारा को ही बदल दिया गया है। नहीं, इससे पहले तो हमने देखा था, इस पर डीएम साहब ने भी रोक लगाई थी और ऐसा कोई भी प्रकरण संज्ञान में नहीं आया था। अगर यदि भी आज 1-2 दिन में अगर ये लोग ऐसा काम इन्होंने किया है तो इसकी मैं जाँच करा के इस पर तत्काल रोक लगाई जाएगी। गंगा ही नहीं, किसी भी नदी में बिना इजाजत के मशीनें उतारना संगीन अपराध है, मगर यहाँ तो गंगा का मूल प्रवाह ही बदल दिया गया है। अब न यहाँ गंगा विरल है और न ही निर्मल। ऐसे में ये तस्वीरें सवाल खड़े करती हैं। उत्तरकाशी से न्यूज़ 18 के लिए जगमोहन सिंह चौहान की रिपोर्ट। तो आस्था को लेकर भी दोहरे मानक नजर आ रहे हैं। कहीं तो हल्ला हो रहा है, कानून बनाने की बात हो रही, कहीं देखिए आप गंगा में किस तरह से यहाँ पर खनन हो रहा है, उसे मैला किया जा रहा है, लेकिन देखकर भी अनजान बने हुए हमारे अधिकारी और सरकार। बहरहाल सदन में इस बार लोकायुक्त का मामला उठा तो एक बार फिर से राज्य में लोकायुक्त के मसले पर गहमागहमी तेज हो गई है। सर्वोच्च अदालत के आदेश के बाद भी भले ही उत्तराखंड में लोकायुक्त की नियुक्ति ना हो पाई हो, लेकिन इसके बावजूद देहरादून के पटेल नगर लोकायुक्त ऑफिस पर पूरा स्टाफ काम कर रहा है। जी हां, लोकायुक्त तो नहीं है लेकिन स्टाफ है। यही नहीं, यहां हुई भर्ती पर भी लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। आरोप है कि नेताओं ने, अधिकारियों ने अपने चहेतों को यहां खपा दिया है। सोचिए कि जो नेतृत्व करता है, जो मुखिया है, उसकी नियुक्ति नहीं हुई, लेकिन बाकी स्टाफ की पूरी तरह से नियुक्ति हो चुकी है और बाकायदा यहां काम कर रहा है। तो वो क्या काम कर रहा है, किस बात की तनख्वाह ले रहा है, ये पूछने वाला कोई नहीं। तो ऑफिस उत्तराखंड में दुर्भाग्य से भ्रष्टाचार का जीता जागता प्रमाण है। चपड़ासी से लेके क्लास 1 अधिकारी, चाहे वो बैकडोर अपॉइंटमेंट यानी चोर दरवाजे की भर्ती, कोई योग्यता नहीं देखी गई, कोई विज्ञापन नहीं हुआ। अधिकारियों ने, नेताओं ने अपने अपने चेले और रिश्तेदार वहां जो हैं ऐसे भर दिए जो कि आईपीएस, आईएफएस, आईएएस मंत्रियों की शिकायतों का संज्ञान लेंगे।
उत्तराखंड में लोक आयुक्त के गठन की मांग सड़क से सदन तक गुंजयमान हो रही है। बावजूद इसके लंबा समय बीत जाने के बाद भी आखिर सरकारी तंत्र का ध्यान लोक आयुक्त कार्यालय पर क्यों नहीं गया। इस वक्त हम मौजूद हैं लोक आयुक्त कार्यालय पर। आप देख सकते हैं इस कार्यालय में जितने भी कर्मचारी और अधिकारी तैनात हैं, यदि हम सरकारी दस्तावेजों पर यकीन करें तो इन कर्मचारी और अधिकारियों की तैनाती में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 के प्रावधानों का खुला उल्लंघन किया गया है। ऐसे में कई सवाल खड़े होना लाजमी है। हम उम्मीद करते हैं कि सफेद हाथी साबित होने वाले लोक आयुक्त कार्यालय पर जल्द ही प्रदेश की त्रिवेंद्र सरकार की नजरें इनायत होंगी। अपने सहयोगी कैमरामैन प्रेम प्रकाश के साथ सोनू सिंह, न्यूज़ 18 देहरादून। तो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण, जिस विभाग को भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना है वही भ्रष्टाचार में आकंठ डूबा हुआ है। आगे बढ़ेंगे। सुभारती मेडिकल कॉलेज मामले में अब सरकार ने पूरी तरह से इसका जिम्मा संभाल लिया है। चिकित्सा शिक्षा विभाग ने कमेटी का गठन किया और फिलहाल कमेटी ही सुभारती मेडिकल कॉलेज को चलाएगी। चिकित्सा शिक्षा निदेशक आशुतोष सयाना का कहना है कि फिलहाल मेडिकल स्टाफ काम करता रहेगा। अब 13 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की अगली सुनवाई होनी है। उसके बाद स्थिति और बेहतर तरीके से साफ हो जाएगी। स्वागत है ब्रेक के बाद। तो राज्य गठन से पहले और राज्य गठन के बाद जो प्रमुख मुद्दा रहा है हमेशा सियासत में, वो पलायन का है। लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद ग्राम विकास एवं पलायन आयोग की जो रिपोर्ट सामने आई है वो वाकई में चौंकाने वाली है। पौड़ी से रिपोर्ट देखिए। पौड़ी जिले की सरकारी पलायन रिपोर्ट सामने आई है जो बेहद हैरान करने वाली है। साल 2011 की जनगणना के मुताबिक पौड़ी जिले की जनसंख्या 2001 के मुकाबले 1.4% कम हो गई थी। इसका मतलब था कि यहाँ से बड़ी संख्या में लोग पलायन कर गए। अब ताज़ा रिपोर्ट बताती है कि हालात अब भी नहीं संभले हैं, बल्कि हालात और खराब हो गए हैं। 657 गांव बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव में खाली हो गए हैं। ताज़ा रिपोर्ट बताती है कि 349 गांव ऐसे हैं जिनकी जनसंख्या 2011 के बाद घटकर आधी हो गई है। यहाँ खेती से लोगों का मोह भंग हो रहा है। सिर्फ 38.81% लोग खेती तो 38.67% लोग मजदूरी कर रहे हैं। पौड़ी की 1212 ग्राम पंचायतों में से 1025 ग्राम पंचायतों में पलायन हुआ है। पलायन करने वालों में ज्यादातर 26 से 35 साल के युवा हैं जो रोजगार की तलाश में बाहर गए हैं। आयोग की रिपोर्ट आने के बाद अब राज्य सरकार बैकफुट में है। मुख्यमंत्री का कहना है कि अब जिलेवार सर्वे करके रिपोर्ट तैयार की जा रही है कि आखिरकार हर जिले में पलायन के कारण क्या हैं और कैसे उन पर काम किया जा सकता है। जो ये रिपोर्ट हम कहेंगे कि जो पहली रिपोर्ट है कि उन गांवों में पलायन को रोकने के लिए और वहां के आर्थिक विकास के लिए क्या किया जाना चाहिए। और उसमें पहला जनपद पौड़ी जिसमें सबसे ज़्यादा पलायन हुआ है, विस्थापन हुआ है, ये पौड़ी से इसकी शुरुआत हुई है। और धीरे धीरे जो भी जनपद हैं, अल्मोड़ा है, इसके बाद ऐसे क्रमशः हर जिले पर अध्ययन किया जाएगा। पौड़ी का सामाजिक और आर्थिक विश्लेषण करती ये रिपोर्ट बताती है कि आर्थिक असमानता, कृषि से मोह भंग होने और लचर ग्रामीण अर्थव्यवस्था की वजह से पलायन बढ़ता जा रहा है। जरूरत है पलायन रोकने के लिए पर्यटन, कृषि और पशुपालन को बढ़ावा देने के साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत किया जाए। देहरादून से सुनील नवप्रभात, न्यूज़ 18। तो जब पलायन की बात होती है तो अल्मोड़ा जिला काफी आगे खड़ा नजर आता है, क्योंकि यहाँ के सबसे ज्यादा गांव ऐसे हैं जो खाली हो चुके हैं। लेकिन देखिए आप, पलायन रोकने की एक तरफ बात हो रही, लेकिन दूसरी तरफ जो लोग खुद का अपना छोटा मोटा कारोबार करके यहाँ रहने की कोशिश कर रहे हैं उनको यहाँ परेशान किया जा रहा है। अल्मोड़ा में जिला पंचायत ने जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में व्यवसाय करने वाले लोगों पर अब वैभव कर लगाने की तैयारी कर ली है, यानी कि एक और नया टैक्स। इसके लिए 1 लाख से ज्यादा आय वाले लोगों पर 3% वैभव टैक्स लगाया जाएगा, जिससे स्वरोजगार करने वाले युवाओं को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि पहाड़ में पलायन की सबसे बड़ी वजह बेरोजगारी ही है और ऐसे में कदम कहीं से भी रोजगार को बढ़ावा नहीं देता है। तो जिला पंचायत ने अपनी आय बढ़ाने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों पर यह नया कर लादने की तैयारी कर ली है। की आय बढ़ाने हेतु हमने 70 ठेकेदारों को और 80 होटल वालों को ये हमारे वैभव कर लगाया गया है ताकि जिला पंचायत की आय बढ़े। और दूसरा हमने जो है इसमें ऐसा है जो 1 लाख तक इनकम जहाँ पे हो रही है,
उनसे हम 3% लेते हैं वैभव कर के रूप में, और अधिकतम 15,000 तक हम वैभव कर के रूप में लेते हैं। देखिए, विगत कुछ वर्षों से पहाड़ों में और हमारे कुमाऊं में पर्यटन की स्थिति बहुत अच्छी नहीं चल रही है। बाहर से पर्यटकों का आना जाना भी बहुत कम हो चुका है, और हमारे ग्रामीण क्षेत्र के, जिला पंचायत क्षेत्र के जितने भी होटल उद्यमी हैं उनको बहुत ही नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। तो इस वजह से जो ये वैभव कर लगाया जा रहा है जिला पंचायत से, तो ये बिल्कुल ही गलत तरीके से इसको लगाया जा रहा है। तो मेरी अपील सरकार से यही रहेगी कि इस तो अपना उत्तराखंड में अभी बस इतना ही, लेकिन जाते जाते आपको छोड़े जाते हैं उत्तरकाशी की कुछ बेहद खूबसूरत तस्वीरों के साथ।